स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्रायोजेनिक एयर एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो इतना तिगड़म वाला चीज़ करने के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि रिन्यूएबल हर एनर्जी टाइप जितने भी रिन्यूएबल्स होते हैं उसमें इंटरमिटेंसी होती है, यानी कि एनर्जी जो आ रहा है वो बेस लोड के तौर पे नहीं आ रहा है। यानी कि जैसे आपने सोलर प्लांट बनाया, जैसे इंडिया बम बम सोलर प्लांट बना रहा है जिसमें हम लोग 2000 मेगावाट पहुंच गए हैं, 600 मेगावाट का कुछ महीनों के अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब अपना समझ के डाल रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो चल रहा है, वो रात को सीधा सीधा बंद हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली कहिए उसका पीक आउटपुट जनरली बेस्ट केस सिनेरियो में कहा जाता है 6 घंटे रहता है, और दिन में 4 हिस्सा होगा 6 घंटे का। तो समझिए एक क्वार्टर ही दिन का आपको एनर्जी मिल रहा है। तो वो एक समस्या हो गया। फिर आप कहेंगे विंड टर्बाइन लगा दें। आप कहीं भी लगा दें विंड टर्बाइन, दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ हवा कंटिन्यूसली चलता रहता है, कम बेसी वहाँ पे भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है इंटरमिटेंसी। तो इसके हिसाब से ये होता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज अगर जैसे मैं बोलता हूँ बिजली रखने का जगह पता, आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ अगर लिथियम आयन। तो लिथियम आयन किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप लिथियम आयन का साइज बढ़ाने चले जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ किलोवाट का घर के से स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ मेगावाट में बात कर लेते हैं, 100 मेगावाट गीगावाट जहां आप छूने लगते हैं, इसका दाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बहुत इनप्रैक्टिकल हो जाता है। और रहा बात ये सब में जो मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मिनरल्स का और भी डिमांड है। जैसे कि आप स्टैटिक बैटरी के लिए जो आप मिनरल इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाड़ी में जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए। तो इसका दोनों का दाम बढ़ने लग जाएगा। अगर मटेरियल पे कंपटीशन बढ़ जाता है तो दोनों का दाम बढ़ जाएगा, गाड़ी भी महंगी हो जाएगी, ये भी महंगा हो जाएगा। तो ये गीगावाट आवर में अगर आप बात करने लगते हैं तो इसकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। ये उतना इकोनॉमिकल नहीं होता। इसीलिए देखिए कि जो इलॉन मस्क जब पावर प्लांट बनवाए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो एक फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर था, यानी कि अप डाउन को मैनेज करने वाला सिस्टम था। वो सिर्फ 50 मेगावाट का था, उसको अब बढ़ा करके मेगावाट आवर की बात कर रहा हूँ, वो अब 100 मेगावाट आवर का किया गया, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। मतलब कहिए 10-15 गाँव को ये अपना समझ के संभाल सकता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है। तो जब इसका बहुत बड़ा बनाने जाएंगे, इसका दाम इतना भागने लगता है, इतना रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप समझिए कि अभी ये सब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट होने के बाद भी इसमें आग लगता है और सही में आग पकड़ लेता है, तो ये बहुत सीरियस बात हो जाता है। तो लिथियम जो है बहुत बड़े में उतना सूट नहीं करता है। फिर आप बोलेंगे पम्प्ड हाइड्रो इकलौता ऐसी चीज़ है जो हम लोग कहिए लगभग 100 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और बम बम चलता है। इसमें कुछ कुछ पावर प्लांट हैं जो कि अराउंड गीगावाट आवर से लेके कई गीगावाट आवर तक की कैपेसिटी रखता है, यानी कि ये मतलब समझिए कई सारे शहर का लोड कुछ घंटों के लिए संभाल सकता है। मतलब दिल्ली जैसा शहर का लोड ये अकेले कुछ देर के लिए संभाल सकते हैं, यानी कि अप डाउन होगा ये संभाल लेगा। आप दिन में उसको चार्ज करेंगे, रात में डिस्चार्ज करेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं। जनरली ये किया जाता है ये सबको कि रात में ये लोग बिजली खरीदते हैं, क्योंकि रात में बिजली का दाम कम रहता है और सारा पावर प्लांट बिजली बेचने से ही प्रॉफिट बनाता है, इसलिए वो जनरेटर नहीं बंद करना चाहते, वो चाहते कोई खरीद ले बिजली। तो ये रात में सस्ता में खरीदते हैं, लेकिन जब दिन में पीक लोड आता है, जनरली कहिए शाम 4 बजे के आसपास कहा जाता है पीक लोड आता है, शाम 4 से कहिए मतलब 10 बजे तक पीक लोड रहता है, उस दरमियान ये अपना एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करके बिजली बेच देते हैं ज़्यादा दाम पे। तो ऐसे ही उनका प्रॉफिट होता है। तो ये सब चलता है, बम बम साइज का बनता है, कई सारे जगह बनाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत चूजी चीज़ है। यानी कि आपको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे खूब हाइट वेरिएशन हो, यानी कि कितना मतलब नीचे से कितना ऊपर है पहला वो होना चाहिए खूब, और प्लस पानी भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल बात है। और प्लस इसको बनाने का खर्चा तो छोड़ दीजिए, कई दशक लगते हैं इसको बनाने में। तो मतलब समझिए एक बड़ा वाटर हाइड्रो डैम का प्रोजेक्ट है, हलवा नहीं है। तो ये इसका एक सीरियस समस्या। फिर आप बात बोलेंगे कि कंप्रेस्ड एयर के बारे में क्यों ना इस्तेमाल करें, कंप्रेस एयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात है कंप्रेस एयर में भी यही दिक्कत होता है कि अगर आप हवा को कंप्रेस करने लगते हैं तो वो बॉम्ब जैसा बन जाता है, वो बूम हो जाता है। तो इसी कारण से उसे जनरली गैस पॉकेट में डाला जाता है, यानी कि जहाँ पे ऑयल निकाला गया है जनरली वहाँ नेचुरल गैस भी मिलता है, और नेचुरल गैस उतना हाई प्रेशर में रहा तो हम लोग को पता है कि वहाँ से लीक नहीं करेगा। तो वहाँ ड्रिल करके बना ही चुके हैं, नेचुरल गैस निकाला ही जा चुका है, वो खाली हो जगह जगह। वहाँ पे अगर कंप्रेस एयर डाल देते हैं तो वो कंप्रेस्ड ही रहता है। तो ऐसे ही करके कई जगह और जियोलॉजिकल फीचर्स खोजे जा रहे हैं, जैसे कि गैस पॉकेट हो गया, सॉल्ट कैवर्न हो गया, जहाँ पे नमक के कारण अगर आप पानी मतलब ह्यूमिडिटी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हवा से अपने आप ह्यूमिडिटी निकल जाएगा, वो भी किया जा सकता है। और आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, हम वो सब नेचुरल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बिना इस्तेमाल किए अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, टैंक का दाम इतना ज़्यादा आएगा कि अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो यही समस्या है कि गीगावाट में अगर आप जैसे मुंह खोल के बात करने लगे कि मुझे कई गीगावाट आवर चाहिए, 2 गीगावाट आवर चाहिए, 4 गीगावाट आवर चाहिए, मतलब हाइड्रो ये कहीं कहीं बनाया जा सकता है, लिथियम ऑलमोस्ट आपका देश को बैंक कर देगा, और कंप्रेस्ड एयर उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उसका टैंक साइज जब तक आप नेचुरली सेलेक्टेड जगह पे है सही है, नहीं है तो लटक जाएंगे। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो कहीं पे भी जरूरत जहाँ पे वहाँ लगा दें। आपको दिल्ली के बगल में जरूरत है, बना दीजिए उसी के बगल में। आपको पंजाब के बगल में जरूरत है, पंजाब के बगल में बना दीजिए। तो हिसाब ये है, प्रॉब्लम सीरियस है।
तो ये जो क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात किया जा रहा है, इसका आइडिया ये है कि ये कहीं पे भी लगाया जा सकता है। यानी कि आपको मान लीजिए राजस्थान में खूब बड़का बड़का सोलर फार्म बनाया जा रहा है, वहीं पे अगर आपको लगाना है चलिए वहीं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा नहीं कि खोज के जाओ जहाँ पे खूब पानी हो या खूब ऊंचाई के अंदर, नहीं नहीं, जहाँ चाहिए वहीं लगाइए। और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं लगता, क्योंकि आप लोग कई सारे बैटरी टेक्नोलॉजी को सुन रहे होंगे पिछले 10 साल से 20 साल से, अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो, मतलब कि ये बैटरी वो कर देगा, हर सही से दीर्घई हो जाएगा, दीर्घई से दंसा हो जाएगा। कभी भी एक भी आया नहीं। मतलब लिथियम आयन 1990 से चल रहा है, अब जाके मास प्रोडक्शन छू रहा है, अब जाके उसे आप हर जगह देख सकते हैं। वैसे ही समझिए बाकी जो अभी लैब में है वो अभी कितनों सब लोग कह रहे कि हम लोग इसको मास प्रोडक्शन कर लेंगे, अभी नहीं होने वाला, बहुत टाइम लगने वाला। और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, उसमें जो मिनरल्स लगते हैं वो आसानी से शायद अवेलेबल ना हो, इसीलिए लोग मतलब जैसे नॉर्मल मेटल बैटरी के पीछे भाग रहे हैं कि आयरन पे बैटरी बनाया जाए क्योंकि आयरन सस्ता है। तो ये केमिस्ट्री वाला रियल समस्या है कि सब लोग क्लेम तो कर देते हैं मुंह खोल के, लेकिन कोई अभी डिलीवर नहीं कर सकता कि आप, मैं आपके पास पैसा दे रहा हूँ आप मुझे सामान दो, वैसा अभी सिर्फ लिथियम आयन है ढंग से। तो ये एक सीरियस समस्या है। तो इनके पास तो वो टेंशन ही नहीं है, इनको कोई भी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। प्लस इनका फुटप्रिंट, ये एक बहुत सीरियस बात हो जाता है। जैसे कि कई सारी जगह पे कंप्रेस्ड एयर भी अगर आप करना चाहते हो, कंप्रेस्ड एयर का फुटप्रिंट बहुत बड़ा होगा, यानी कितना हेक्टेयर जमीन आपको खरीदना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये काफ़ी कम हेक्टेयर में काफ़ी ज़्यादा ये कर सकता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी दे सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए सोलर प्लांट के बगल में लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा सोलर फार्म जितना बड़ा आपका बैटरी बैंक बन जाए। तो ये भी एक फायदेमंद चीज़ है। और इसमें जितने भी कंपोनेंट लगते हैं, जितना भी टैंक लगे, जितना भी पाइपिंग लगे, जितना भी टर्बाइन, जितना भी मतलब एक एक कंपोनेंट जो लगेगा वो सारा इंडस्ट्रियल यूनिट है। यानी कि ये मतलब जिस कंपनी ने हाई व्यू ने जिसको बनाया है इसने, वो कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं एक नया चीज़ बना दूँ। उन्होंने क्या किया, ये चीज़ अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, इसे हम ऐसे जोड़ देते हैं। ये समझिए एक तौर पे प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं। सारा इक्विपमेंट जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले से मिलता है। कुछ मतलब समझिए एयर हैंडलिंग इक्विपमेंट अलग से चीज़ में इस्तेमाल होता है, कुछ नाइट्रोजन जनरेशन में इस्तेमाल होता है, कुछ किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब समझिए लिस्ट है। ये लोग बोलते हैं ये पार्ट इस कंपनी से उठाओ, ये पार्ट इस कंपनी से उठाओ, और ये सब इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं। यानी कि मैन्युफैक्चर के ऊपर मैन्युफैक्चर है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर मिल जाएंगे आपको, यूएस में भी मिल जाएंगे, मतलब लिस्ट लंबा है। और प्री एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है, यानी कि आपको बस फ़ोन उठाना है, ऑर्डर करना है और आपके घर में वो डिलीवर नहीं। ऑब्वियसली घर में कोई इसको नहीं बनेगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये ऐसा एक भी चीज़ इसमें नहीं है कि इसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, इसमें जितना चीज़ लग रहा है सिवाय इसको डिज़ाइनिंग के, मतलब जो बैठ के कंप्यूटर में डिज़ाइन करेगा इतना बड़ा टैंक लगेगा, इतना टर्बाइन लगेगा, उसको छोड़ के बाकी सारा काम इसमें है कि बस खरीदना है। मतलब आप फ़ोन उठाइए, एबीबी को बोलिए अरे भैया हमको थोड़ा टर्बाइन दे दो, तो फिर सीमेंस को बोलिए अरे भैया तुम हमको थोड़ा सा ये एयर डिस्टिलर दे दो, मतलब बस आपको फ़ोन कॉल करना है। तो ये इनका आइडिया है। तो बात करते हैं इतना भयानक आइडिया तो चलेगा कैसे। तो यहाँ पे मैं हाई व्यू का डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, जब एक्सेस एनर्जी है, यानी कि बिजली सस्ता है या ओवर हो रहा है, मतलब ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सोलर फार्म में आपका दिन में पूरा ही बिजली बना रहा है कि ये 11-12 बजे का, लेकिन उस टाइम डिमांड कम है, कर्टेल ना करना पड़े। पावर कर्टेलिंग का मतलब होता है कि आप पावर प्लांट बंद कर दें, उससे बहुत नुकसान होता है। ये और ये बहुत सारे रिन्यूएबल के साथ है कि कर्टेलमेंट बुरे केस में 50% तक चला जाता है, यानी कि आपका जो पावर प्लांट है उसका सिर्फ 50% आप यूज़ कर पा रहे हैं, आधा टाइम बिजली बंद करना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे जहाँ पे कर्टेलमेंट होगा वहाँ पे वो आपका एनर्जी खाना शुरू कर देगा। वो समझिए ग्रिड पे लोड बना देगा। लोग नहीं खा रहे ना बिजली, कोई बात नहीं, हम खाने लगते हैं बिजली। तो ये बिजली खाएगा तो उससे करेगा कंप्रेशन साइकिल, यानी कि हवा को लेगा, उसमें ऑब्वियसली फिल्टर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हटाएंगे, वाटर हटाएंगे और उसको कंप्रेस करना शुरू करेगा। कंप्रेस करने के दरमियान हवा तो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन वो बहुत गर्म भी करेगा। मतलब हीट जनरेटर आप देखते हो एयर कंप्रेसर चलाते काफ़ी गर्म हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पे कर रहा है तो बहुत गर्मी होगी। तो वो गर्मी चाहिए गर्म पानी में, यानी कि एक लिक्विड कूलिंग मतलब समझिए सिस्टम है जो पानी में उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कंप्रेसर आप जो घुमा रहे हो उसी की एनर्जी है इसमें। तो हवा कंप्रेस हुआ, उससे गर्मी निकली, आपने गर्मी को ट्रैप करके एक जगह पर रख लिया, भैया मेरे पास गर्म है। अब फिर उसे आप रेफ्रिजरेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिक्विड एयर की बात कर रहे हो, यानी कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर, यानी -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप रेफ्रिजरेशन करने लगते हैं, इसमें भी काफ़ी एनर्जी आपका मतलब बर्बाद होगा। तो यानी जो हीट है और यहाँ पे हीट कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे समझिए कोल्ड है। तो ये कोल्ड जो है इसको पत्थर में रोक रहे हैं। तो आप इनका एनिमेशन देखिए, मैंने दे दिया वीडियो, इसमें दिखाया जाएगा ये ऑरेंज कलर का, एक जगह दिखाया ये पत्थर जैसा, ये है इनका कोल्ड सिस्टम, यही इनका प्रोप्राइटरी है। पानी वाला सिस्टम कई जगह पे ऑलरेडी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है इनका कोल्ड सिस्टम। तो ये समझिए लो टेम्परेचर पर काम करता है, ऑब्वियसली पानी -50-60 डिग्री सेल्सियस में काम नहीं कर सकता, ये करेगा। तो ठंडा जो है, तो समझ लीजिए कि जब आप पानी मतलब कंप्रेस्ड एयर को लिक्विफाई कर रहे हैं तो काफ़ी एनर्जी निकल रही है, वो उसको संभाल लेता है। ठीक है, आपके पास दो जगह पे वेस्ट हीट जमा हो गया, जो अलग अलग फॉर्मेट में, एक हाई हीट है एक लो हीट है। अब आप इसका जो आउटपुट हुआ, आउटपुट है लिक्विड नाइट्रोजन, आप क्रायोजेनिक टैंक में डाल दे रहे हैं। बस जो ये हर जगह बोल रहे हैं ना कि आपको एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने के लिए सिर्फ टैंक डालना होगा, टेक्निकली सही है लेकिन टेक्निकली गलत है। सही है क्योंकि आप सही में ऐसा कर सकते हैं,
गलत इसलिए कि जैसे जैसे अगर आप ऐसा करने लगेंगे, सिर्फ लिक्विड एयर टैंक का अगर इस्तेमाल करने लगे, आपकी इफिशियंसी की बैंड बच जाने वाली है। अगर आप कहीं पे भी रिसर्च पढ़ेंगे, 1980 से इस पर रिसर्च चल रहा है, क्रायोजेनिक सिस्टम में 25% इफिशियंसी मिलती है, यानी कि 100 मेगावाट डालेंगे 25 मेगावाट मिलेगा आपको। तो असल में आप बिजली खरीदना बेचना उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए उनको ये दोनों स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो अगर ये दोनों का आप बढ़ा नहीं करते हैं और सिर्फ टंकी जोड़ते जाते हैं, आपकी इफिशियंसी खत्म होती जाएगी। मतलब काम तब भी करेगा, बस इफिशियंसी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहना इनका है कि सिर्फ मतलब क्रायोजेनिक टैंक जोड़ दो, वो थोड़ा सा फिशिशियस बात लगा मुझे भी। मतलब भाई थोड़ा सा पोपड़ बना रहे हो। मतलब बात समझ सकता हूँ कि मतलब पॉलिटिशियन को आसानी से बेचना चाहते हो तो बोले अरे सिर्फ सर लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक डालने के बाद बोलेंगे अरे सर थोड़ा ये सब भी डाल दीजिए, थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो वही समझिए, इनको 3 चीज़ है, 3 सिस्टम है। तो लिक्विड नाइट्रोजन आपका क्रायो टैंक में, आपका एनर्जी ओवर प्रोड्यूस हो रहा था, चार्ज आपने कर लिया, ठीक है। सन नीचे जाने लगा, लोग ऑफिस से घर आने लगे, धड़धड़ा के पावर लोड बढ़ने लगा। अब ये करेगा इवेपोरेशन स्टेज में, यानी कि जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन है उसको आप खोल भी देंगे, कुछ धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। तो वो उसको डाला जाता है एक जगह पे प्रेशराइजेशन स्टेज में। ये प्रेशराइजेशन में जो आपको मैंने बोला ना कि -50 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन के लिए -50 डिग्री सेल्सियस भी बहुत गर्म होता है। तो वो यहाँ पे जाके एक्सपैंड कर रहा है पत्थर वाले एरिया से। तो वहाँ पे अब जब भी कोई गैस एक्सपैंड करता है, कंप्रेशन के बाद जब एक्सपैंड करता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो अब ये ठंडा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर समझ लीजिए लिक्विड से गैसियस में बदल रहा है, ठंडा हो जा रहा है वो जगह ये ठंडा रोक ले रहा है कि अगले साइकिल में, अगले चार्जिंग साइकिल में हम वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। आपने एनर्जी रिकवर किया। अब दूसरी बार आप उसको ये एक्सपेंशन के लिए, यानी आप यहाँ देख सकते हैं इनके कंपनी से उठाया गया है जो कोल्ड स्टोरेज, जो हाई ग्रेड कोल्ड स्टोरेज बता रहा हूँ, वो पत्थर वाला यूनिट है। और उसमें आपने इवेपोरेट कर लिया, मतलब आपका लिक्विड नाइट्रोजन अब गैसियस नाइट्रोजन में, लेकिन अभी भी उसमें प्रेशर नहीं है। मतलब टरबाइन चलाएगा लेकिन उतना एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो अब जाता है एक्सपेंशन स्टेज में। यहाँ पे गर्म पानी से आप समझिए लिक्विड नाइट्रोजन को बॉईल कर रहे हैं। लिक्विड से वो गैस में आ गया, अब उसमें प्रेशर दे रहे हैं, जैसे सुपर हीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो आपका नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन था, उसको आपने एक जगह पे एक्सपेंड किया, ठंडा हो गया वो ठंडा को आपने अलग कर लिया। फिर दोबारा आप उसको मतलब और उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, तो आप गर्म हॉट थर्मल स्टोरेज से निकाल के गर्मी डाल दे रहे हैं उसमें। उससे जो गर्म पानी है वो ठंडा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन आपका और गर्म हो गया। अब नाइट्रोजन जो है टरबाइन में जाएगा और टरबाइन चला के आपको जो करना है कीजिए। और यहाँ पे इस तरह के मतलब यूनिट बनाने का 2 चीज़ किया जा सकता है। पहला, ग्रिड स्टेबिलिटी सर्विस दी जा सकती है, यानी कि कई जगह पे इस तरह के सर्विस की डिमांड हो रही है कि भैया पावर प्लांट सब जो है वो सब बिजली को मतलब कोशिश करता है कि जनरेटर हमेशा मेंटेन कर सके, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एक्जैक्टली 50 हर्ट्ज पे बता रहे हैं, लेकिन कभी वैसा हो नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको या तो पावर कट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत नीचे जा रहा है तो पावर कट करना पड़ जाएगा, या ऊपर जा रहा है तो जनरेटर बंद करना पड़ेगा, दोनों में नुकसान है। तो ये सब सिस्टम जो है हेल्प करता है उसमें कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जा रहा है हम बिजली खा लेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, एनर्जी कम पड़ रहा है हम डाल देंगे ग्रिड में एनर्जी ताकि फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन रहे। यही जो मतलब इलॉन मस्क का जो पहला बैटरी बैंक डाला गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो यही काम था, फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए। और दूसरा, अगर ये बहुत बड़ा आप बनाते हैं, जैसे कई कई गीगावाट आवर का बनाने लगते हैं, तब आप एनर्जी रिजर्व के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी कि अब आप पूरा सोलर का पावर दिन रात सुबह शाम सब एनर्जी इसमें डाल रहा है, पूरा विंड इसमें जा रहा है, और इससे आप चला रहे हैं अपना जगह को, कोई टेंशन नहीं, ये अपना एनर्जी कलेक्ट करते रह रहा है। तो वही समझिए, दोबारा एक बार अच्छे से समझ लिए, हवा है कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के दरमियान आपके पास कंप्रेस्ड एयर आया और गर्मी आया, गर्मी से आपने पानी गर्म कर लिया। फिर उस मतलब कंप्रेस्ड एयर को आप रेफ्रिजरेट करते हैं, रेफ्रिजरेट के दरमियान काफ़ी हीट निकलेगा, लेकिन वो लो टेम्परेचर हीट है, तो उसे आप एक अलग कोल्ड हाई ग्रेड कोल्ड स्टोरेज में आपने उस गर्मी को रख लिया। अब आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन हो चुका है। लिक्विड नाइट्रोजन को आपको अब डिस्चार्ज करना है, बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए आप उसे इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट के लिए आप जब भी किसी चीज़ को इवेपोरेट करते हैं वो ठंडा हो जाता है, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आपने उसको ठंडा किया था, अब वो गर्म होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी कहीं से खींचेगा, क्योंकि आपने एनर्जी उसे निकाल दिया था, तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा, तो ये डालेगा। उस दरमियान ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंडिंग गैस, यही आपका कंप्रेसर करता है, लिक्विड जाके इवेपोरेट होता है, तब जाके वो जगह ठंडा हो जाता है, ये ठंडा अपना एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, आपका एनर्जी रिकवर हो गया। और दूसरी बार जब मतलब अभी भी वो बहुत प्रेशर में नहीं है, टरबाइन उतना अच्छे से नहीं चलेगा, ये गर्म पानी जो कंप्रेशन स्टेज में आपने एनर्जी निकाला था, वो एनर्जी आप एक्सपेंशन स्टेज में डाल देंगे, बम बम टरबाइन चलेगा आपका। टरबाइन नॉर्मल टरबाइन, यानी कि जो टरबाइन आपका स्टीम पावर प्लांट में लगता है, जो कोई भी स्टीम टरबाइन आप शांति से खरीदिए, एबी का खरीदिए, सीमेंस का खरीदिए, जिसका भी खरीदना खरीद लीजिए, खरीदिए, लगाइए और घुमाइए अपना जनरेटर। और आप पे है, डिपेंड करता है कि, और आप इसको किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। कहीं जगह पे ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा बनाओ कि चार्ज फटाफट हो लेकिन डिस्चार्ज धीरे धीरे हो, और कुछ जगह उल्टा भी चाह सकते हैं कि यार चार्ज मतलब बहुत धीरे धीरे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 बार ही हमको डिस्चार्ज करना है, उस टाइम पूरा लोड चाहिए, तो जनरेशन स्टेज पे आप उसके हिसाब से करते हो। यही इनका मेन सेलिंग पॉइंट है कि दोनों जगह, यानी कि कंप्रेशन से भी एनर्जी निकाल रहे हैं और रेफ्रिजरेशन से भी एनर्जी निकाल रहे हैं, ताकि टोटल इफिशियंसी इनका काफ़ी बना रहे।
तो अब बात करते हैं हकीकत का। तो हकीकत ये समझिए कि इन्होंने कई सारे जगह पे अपना प्लान सक्सेसफुली कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, यानी ज़मीन पे काम हो रहा है। और इन्होंने जो पायलट प्लांट बनाया था वो था 350 किलोवाट का कैपेसिटी का, यानी कि 350 किलोवाट पावर का, यानी कि उतना पावर वो अप डाउन दे सकता था। और 2.5 मेगावाट आवर का कैपेसिटी था। ये उनका पहला प्लांट था, मतलब इन्होंने एक्चुअली बनाया, टेस्ट किया। और इसमें ये कर रहे थे कि इनको जो, मतलब मैंने आपको बता रहा कि नाइट्रोजन को बॉईल करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए कर रहे थे कि ये नेचुरल बायोडाइजेस्टर के पास थे, मतलब बायोगैस का इनके पास वेस्ट हीट था, तो वो वेस्ट हीट से और बूस्ट कर सकते हैं। इनका ये भी एक सेलिंग पॉइंट है कि आप चाहे तो इसे पावर प्लांट के बगल में ही लगा सकते हैं, ताकि जो भी पावर प्लांट आपका चल रहा है वो और इफिशियंट हो जाए। तो ये उन्होंने किया। इसका समझिए क्राइटन यूके में ये लोग अभी एक प्लांट बना रहे हैं जो 50 मेगावाट का है, मतलब 50 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी है और 250 मेगावाट आवर का टोटल कैपेसिटी है, यानी कि 4 घंटे तक ये 50 मेगावाट दे सकता है, 4 या 5 घंटा। तो ये हो गया आपका, एक तो यूके में बन रहा है, दूसरा वर्मोंट यूएसए में बनाया जा रहा है। वो 50 मेगावाट का कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 400 मेगावाट आवर का मतलब उसका कैपेसिटी है, यानी ऑलमोस्ट समझिए 8 घंटा तक वो पावर दे सकता है। मतलब रात भर जिस भी, मतलब जो भी जगह को सर्व कर रहा है 50 मेगावाट के अंदर है, रात भर वो खींच देगा बिजली, उसको टेंशन ही नहीं लेना है। तो बहुत बड़े बड़े यूनिट पे काम चल रहा है, मतलब यानी ज़मीन बेच दी गई है, जहाँ पे वहाँ पे काम होना शुरू हो गया और कुछ साल के अंदर बन जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आधा से ज़्यादा काम है इसका डिज़ाइनिंग में कि कहाँ पे कौन वाल्व्स लगे, कौन से पाइपिंग लगे, कौन से, और आधा काम है बस ऑर्डर करो, ये कंपनी के पास ऑर्डर करो, उधर से ऑर्डर करो, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब चीज़ किया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर समझिए कि ये सूटेबल नहीं है स्मॉल स्केल पे। अगर आप बोलेंगे ना कि मुझे 1 मेगावाट का सिस्टम चाहिए, ये लोग बोलेंगे देखिए सर मत आइए हमारे पास, हम नहीं सूट कर सकते 1 मेगावाट को। आप मुंह जितना आपका बड़ा खुलेगा ये उतना खुश होते जाएंगे, मुंह छोटा खुल रहा है बोलेंगे भाई सर आप लिथियम आयन ले लो, हमसे मत आओ। तो ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप जैसे गाँव चलाना चाहते हैं तो इसको मत लीजिए, शहर चलाना चाहते आप बात कर रहे हैं, स्टेट चलाना चाहते हैं आइए आइए अपना समझ के आइए, देश चलाना, इसके सिवा आप जाएंगे कहाँ। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका मेन फायदा होता है कि जितना बड़ा इसको बनाते जाते हैं मेगावाट आवर प्लस डॉलर इंप्रूव होते जाता है। क्यों? आप ऐसा समझिए कि जैसे आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमको टरबाइन दो, स्टीम टरबाइन दो 50 मेगावाट का, वो बोलेगा कि जैसे 1 मिलियन है, आप बोलेंगे कि हमको 100 मेगावाट का दो, जो आप डबल पावर कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा 2 मिलियन हो जाएगा, वो उसका दाम थोड़ा सा ही बढ़ेगा। वो क्यों? क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ ये सब इंडस्ट्रियल स्केल में रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल फायदा होने लगा है। तो वैसे ही समझिए जनरेटर का दाम भी वैसे ही है, और ये सब क्रायो टैंक ऑलरेडी मास प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए आप जितना बड़ा करते जाएंगे उतना दाम भागेगा नहीं, दाम जरूर बढ़ेगा, आपका दाम जरूर होगा, मतलब 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन लग जाएगा, लेकिन 2 मिलियन में आपका पर मेगावाट जो आप स्टोर कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये बहुत इफिशियंट होता है, जितना बड़ा आप बनाते जाएंगे उतना इफिशियंट होते चला जाएगा। लेकिन इसकी इफिशिएंसी जो है ये थोड़ी कम है, ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। इनका क्लेम है रियल वर्ल्ड में जो इन्होंने पायलट बनाया था वो बहुत छोटा था, तो इन लोग मतलब रियल वर्ल्ड डिलीवर कर पाए 40%। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो मतलब कंप्रेशन स्टेज का भी गर्मी निकाल रहे थे, रेफ्रिजरेशन स्टेज का भी गर्मी निकाल रहे थे, तभी जाके वो लोग एक्चुअली इतना अचीव कर पाए। तब भी वो सिर्फ 40% पहुंच रहे थे। इनका यही कहना है कि जब तक ये बड़ा नहीं बनाएंगे नहीं कर सकते इफिशियंसी, मैथमेटिकली ये साउंड है आर्ग्यूमेंट। और इनका क्लेम है ये 50 से 60% एफिशिएंट रहेंगे, यानी कि 100 मेगावाट अगर ये खरीदते हैं तो कम से कम 50 मेगावाट बेच पाएंगे। तो आप बोलेंगे समझ लीजिए कि ये तभी काम करेगा जब बिजली का कम बेसी दाम में एटलीस्ट दुगना से ज़्यादा का अंतर हो, कि मतलब रात में समझिए बिजली खरीदना आपको आधा दाम पड़ रहा है और दिन में आपको डबल से थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, तब प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये सब चलाना। तो रियलिटी ये है कि ये किया जा सकता है। और आप बोलेंगे कि ये इफिशियंसी तो बहुत कम है 50-60%, बात सही है, क्योंकि नॉर्मल बैटरी एकदम गया गुजरा बैटरी भी आपको 90% के आसपास आ जाता है, 95 तो पहुंचा जा सकता है। तो ये सब तो इतना कम 50%, क्योंकि समझिए वो एनर्जी लॉस्ट है। तो बात यह है कि पंप्ड हाइड्रो अगर आप देखेंगे जो कि गीगावाट में काम करता है, वो भी उतना ही 50 से 60% ही इफिशियंट होता है, नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कभी भी आप 100% नहीं पहुंच सकते। तो ये एटलीस्ट पंप हाइड्रो का कैपेसिटी, यानी कि उसका जितना ऊम्फ है, जितना ताकत है और जितना उसमें इंड्योरेंस है, कितना लंबा दौड़ सकता है, वो दोनों आपको दे रहा है। और पंप हाइड्रो से छोटे जगह में दे रहा है। और आपको ऐसा नहीं कि आपके पास रिजर्वायर होना चाहिए, हज़ारों लोगों को इधर से उधर करना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं है, बस खुले जगह में आप डाल दीजिए इसको। तो ये इसकी हकीकत है कि ये एक्चुअली बनने लगा है, गाड़ी खोल दी गई है और ट्रेन स्पीड पकड़ रहा है। और जो भी कंपनीज पे रिसर्च कर रही है सबका कहना है कि भाई ये सॉलिड काम किया है इन्होंने, क्योंकि ये कुछ खुद से नहीं बनाए, बस जोड़ दिए, सामान को जोड़ के मतलब पेटेंट निकाल दिए ये लोग। तो भविष्य में क्या होने वाला, तो हिसाब ये समझिए कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मैं जनरली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखता हूँ बोर हो जाता है कि भाई मुंह तो बहुत बड़ा खोल रहे हो, करने का चांसेस बहुत कम है। इसमें ऐसा एकदम नहीं है। इसमें हर एक चीज़ जो है, ये समझिए कंपनी हो चुकी है 18 साल और धीरे धीरे लोग पायलट प्रोजेक्ट से बना के गाड़ी भर पर, क्योंकि पता है क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज कोई भी कर सकता है, बस बात है हर कोई अगर नॉर्मली करेंगे तो उससे 25% इफिशियंट देगा। इनका वो जो कोल्ड स्टोरेज और हॉट स्टोरेज जो उन्होंने निकाला उसी के चलते ये 50% पहुंच पा रहा है, और 50% पे ये इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। दूसरा, इसका चार्ज और डिस्चार्ज रेट फ्री
फ्री है, यानी कि कितना स्पीड से आप इसे चार्ज कर रहे हैं और कितना स्पीड से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं दोनों अलग हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सोलर फार्म है, लेकिन आप छोटे शहर को उसको फीड करना चाहते हैं, आपका हिसाब है कि बस इस शहर को हम सिर्फ सोलर से ही फीड करेंगे, तो आप मान लीजिए 6 गुना बड़ा बनाएंगे ऑब्वियसली सोलर फार्म, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इनफिशियंसी लॉस और दिन में वो सिर्फ 6 ही घंटा चलेगा पीक पावर पे, तो उसके हिसाब से आप उसको बना तो देंगे, चार्ज एकदम धड़धड़ा के, मतलब कहिए अराउंड धूप कब से निकलता है 7 बजे से लेके 5:30 बजे तक एकदम ददना के चार्ज कर दो, चार्जिंग आप पूरा जाएंगे। लेकिन शहर छोटा है, तो आप क्या करो, डिस्चार्ज कर भैया डिस्चार्ज वाला टर्बाइन छोटा रखो, कोई जरूरत नहीं है हमको उतना। तो ये आप कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, डिस्चार्ज को अलग से पावर दो, मतलब अलग रेटिंग रखो, चार्जिंग का अलग रेटिंग रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ केसेस में हो सकता है। प्लस इसका पावर और कैपेसिटी वो भी फ्री है, यानी कि आप कितना मेगावाट आवर का रख रहे हैं, कि कितना मेगावाट आवर का मतलब टंकी कितना बड़ा है प्लस जनरेटर कितना बड़ा है, दोनों अलग अलग है। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि नहीं यार मेरे को कभी कभी ही चाहिए पावर, लेकिन बम बम चाहिए, ठीक है, तो आप टंकी पे ज़्यादा मत खर्च कीजिए, टरबाइन पे बम बम खर्च कीजिए कि नहीं भैया मेरा टरबाइन एकदम गधा उड़ा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आप ये यूनिट जो है टोटल यूनिट का कहीं पे भी किसी भी चीज़ को सूट करने के लिए बनाया जा सकता है। और ये स्पिनिंग मास ऐड करता है, जो कि ग्रिड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रिड स्टेबल इसीलिए है कि उसमें जितने भी चीज़ है वो सब घूमते से बनाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रो डैम्स जो होते हैं वो सब टरबाइन है, भरपुष्ट वजन है, कई 100 टन का वजन है, तो वो जब घूम रहा है, जब आप इलेक्ट्रिकल लोड डालते हैं वो स्पिनिंग मास एब्जॉर्ब कर लेता है, इनर्शिया उसे स्लो होने नहीं देता है, और वो इतना देर तक अब्जॉर्ब करता है कि कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि आरपीएम थोड़ा सा घट रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी का ये 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वाले 49.99992 हुआ धड़धड़ा के, मतलब गेट हाइड्रो डैम के केस में गेट को खोल दिया जाएगा, भैया थोड़ा पानी और आने दो, स्टीम के केस में स्टीम वाल्व खोल दिया जाएगा, समझ रहे, ये स्पिनिंग मास का ही बेनिफिट है। और अगर हर कोई सिंथेटिक ग्रिड बनाने लगा, जैसे कि सोलर पावर प्लांट में जो ग्रिड बन रहा है, जो बिजली निकल रही है वो सिंथेटिक है, स्टेबल, ये समझिए उसका इन्वर्टर सिमुलेट कर रहा है कि भैया 3 फेज है, ऐसे ऐसे करो, स्पिनिंग मास नहीं है, स्टेबल उतना अच्छा नहीं होता और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो स्पिनिंग मास काफ़ी लोग चाहते हैं। विंड टरबाइन में कहेंगे नहीं वो भी नहीं, क्योंकि उसको भी आरपीएम अलग करना पड़ता है, उस विंड टरबाइन का आरपीएम फिक्स नहीं होता। आप चाहते हो कहीं एकदम सॉलिड रिलायबल, जैसे आपका स्टीम टरबाइन है, जैसे आपका मतलब ये समझिए हाइड्रो डैम है, वैसा ही कुछ चाहिए, ये एग्जैक्टली वैसा है, एग्जैक्टली यानी कि जिस टाइम आपका एनर्जी डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम आपका ग्रिड एकदम चकाचक रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो काफ़ी केसेस में ये बहुत स्पिनिंग मास काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन करना के लिए डालना चाहते हैं वहाँ तो ये फ्यूचर के लिए लोग बोलेंगे शट अप एंड टेक माई मनी। और इसमें कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हवा को ठंडा करना, बोले कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं भाई, वैसे ही तो नाइट्रोजन का सप्लाई दुनिया में चलता है, आप जो लेस खाते हैं लेस में नाइट्रोजन भरा रहता है, वो कहाँ से आता है, इसी तरह के पावर प्लांट से आता है। पावर प्लांट कहना चाहते हो एयर लिक्विफेक्शन फैक्ट्री से आती है, तो मतलब वही समझिए कि ये सब सारा चीज़ जो है मार्केट में मिलता है, इंडिया में मिलता है, यूएसए में मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका सारा चीज़ जो है ऑलरेडी है, बस इनको कन्फिगर मतलब समझिए एक सामान इधर से उठाए, एक सामान इधर से उठाए, एक सामान ऐसे उठाए और जोड़ दिए, तो ये किया जा सकता है। तो मैं काफ़ी उम्मीद से इस टेक्नोलॉजी पे नज़र लगाया हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा पगला गया मैं इसके पीछे, देखा कि भाई बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, सब क्लेम को स्टडी किया, देखा पीडीएफ के ऊपर पीडीएफ पढ़ा, और हकीकत लग रहा है कि ये लोग एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। चांसेस बहुत अच्छा है कि देखते देखते ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए और एक्चुअली हो जाए, हमारी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाए कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड स्केल पे कैसे स्टोर करें, लिक्विड एयर बैटरी बोलेगा भैया हम संभाल लेते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम संभाल लेते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा उम्मीद देता है भविष्य के बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लिक्विड एयर बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल की मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।